राधे राधे दोस्तों। आज से हम लोग 2026 की इकोनॉमिक्स की जो पूर्वावलोकन है, घटना चक्र है, उसको हल करेंगे। ये शायद 5 से या 7 से 8 वीडियो आएंगी। इस पूरी वीडियो में हम लोग पूरे पूर्वावलोकन को हल करेंगे। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, तथा आर्थिक विकास, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, राजकोषीय नीति एवं राजस्व आयोजन और मुद्रा एवं बैंकिंग। सामाजिक विकास में है मानव विकास, रोजगार एवं कल्याणकारी योजनाएं, गरीबी और बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और विविध विविध के टॉपिक। हम ये सारे जो टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हम लोग इसके प्रश्न, हम लोग सीधा डायरेक्ट प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं, ये नहीं है, इसमें 2011 से लेके 2011 से लेके 2025 तक, मतलब कि बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन है, हमको लगता है 2098 से लेके अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं 2025 तक के, सारे प्रश्न इसमें इंक्लूडेड हैं। तो टोटल मिला के देखते हैं कितने प्रश्न हैं। टोटल प्रश्न है 3000 से 33,000 प्रश्न हैं। तो हम लोग को सारे प्रश्न नहीं पढ़ने होते हैं, हम लोग वही प्रश्न पढ़ेंगे जो जो हमारे प्रश्नों हमारे पेपर में रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आंकड़े आधारित होते हैं। वो आंकड़ा वर्तमान करंट अफेयर्स के आधार पर होता है, तो उसका हम लोगों को पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो हम लोग अपना वार्षिक डाटा जो इकोनॉमिक बजट से जब हमारा पेपर होगा हम लोग तब देखेंगे। अभी हम लोग जितने भी वे क्वेश्चन जो दोबारा बन सकते हैं तो वे क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगे और आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, और जो भी कमी हो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो ऐसे क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ आप लोग सहयोग जरूर करेंगे। और जो भी कमियां हो, आपको जैसी क्लास चाहिए आप बताइएगा, हम आगे उसी प्रकार से सही करने की कोशिश करेंगे। और ये तो खास करके मैं इसलिए भी हल करवा रही हूँ क्योंकि हम लोग जो है अब यूपी पीसीएस आने वाला है, आरओ की भर्तियां आने वाली हैं। इसके आधार पर हम लोग ये पूरा सीरीज को हल करेंगे। जो वर्तमान का जो डाटा रहेगा वो तो हम लोग बजट से देखेंगे, लेकिन जो जो कंसेप्ट आधारित है या कहें जो थ्योरी आधारित प्रश्न है, हम लोग उनको हल कर लेंगे। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे देख लेते हैं, आगे कौन प्रश्न क्या है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। अब हम लोग व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग आगे से प्रश्न सीधा हल करेंगे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है तो वही निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो इसका आंसर बी होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब पांचवा प्रश्न जो देखते हैं ये भी वही है। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो श्रम भी ज्यादा है। नौवां प्रश्न है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं। अल्प विकसित
अर्थव्यवस्था की समान विशेषता होती है। प्रति व्यक्ति आय निम्न होता है, पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है, निम्न आश्रिता अनुपात ये नहीं होता, और तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना ये भी नहीं होता। अगर ये होगा तो विकासशील देश होगा। तो आंसर कौन सही है? ए, ऑप्शन ए सही है। चलिए हम इसको पढ़ भी लेते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित हम लोग देख रहे थे। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि दर, उच्च बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी का उच्च स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य और पूंजी निर्माण की निम्न दर, आय की विषमता आदि, ये सब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? वर्तमान में तो भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, अब विकासशील अर्थव्यवस्था है। इस अनुसार से तो इनमें से कोई नहीं होगा। देखते हम लोग। आय के आसमान वितरण, ये फिलहाल तो है अपने देश में, लेकिन अब ये आय का आसमान वितरण अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो कि अब भारत नहीं है। उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर और बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये सभी नहीं होंगे। भारत, चलिए हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? निम्न प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, रोजगार की अधिकता, बेरोजगारी की अधिकता, वही रोजगार, हम सोचे रोजगार की अधिकता कैसे हो सकती है, तकनीकी कौशल की कमी, साक्षरता की निम्न दर। और अगला है रूढ़िवादी विकास के लिए योजना बनाना, योजना पर व्यय। राष्ट्रीय आय के धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही नहीं है। उपरोक्त विशेषताएं भारत में अल्प विकसित देशों के रूप में संदर्भित करती है। हालांकि भारत अब विकासशील देशों का दर्जा प्राप्त कर चुका है, इसीलिए तो प्रश्न सही प्रश्न भारत के अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के हिसाब से सही नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील श्रेणी में दर्शाता है? विकासशील श्रेणी के लिए कृषि मुख्य व्यवसाय तो है अभी भी। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी अपने यहाँ है, कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तीसरा है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, तो मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता भी है। चौथा ऑप्शन है प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होता है। नहीं, ये वहां पे होता है जहां पर विकसित अर्थव्यवस्था होती है, तो ये तीनों होता है। तो इसका आंसर है डी, 1, 2, 3। विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन। मिश्रित अर्थव्यवस्था आयात पर निर्भरता और निरक्षरता, मतलब साक्षरता दर कम। भारत की अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है भारत अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि प्रधान है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, उद्योग की प्रधानता नहीं है, बृहद बेरोजगारी। तो केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 होंगे। अब 14 नंबर आंसर देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से
लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो हम लोग देख लेते हैं। श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति आय कम, ये भी है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, नहीं, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। इस प्रश्न के अनुसार डी आंसर सही होगा। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वेच्छा समाज सेवा, क्योंकि स्वैच्छिक समाज सेवा से कोई भी अर्थ जनरेट नहीं होता है। मतलब ये हम लोग अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, इससे हमें कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता। इसलिए स्वैच्छिक सामाजिक सेवा जो है आर्थिक क्रिया में नहीं आती है। आप चाहे तो इसको, इस व्याख्या को पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोगों को प्रश्न हल करना है। ये सब इजी प्रश्न है, आप लोग खुद कर लेंगे। देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? अनार्थिक तत्व है, एक आर्थिक तत्व होता है और एक अनार्थिक तत्व। अनार्थिक तत्व में सामाजिक व्यवहार अनार्थिक है, बाकी शक्ति संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी संसाधन, ये आर्थिक तत्व हैं। हम लोग यहाँ देख लेते हैं इसकी व्याख्या। आर्थिक विकास के संदर्भ में आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व दो निर्धारित तत्व होते हैं। प्राकृतिक, श्रम पूंजी, तकनीकी, नवाचार पूंजी, उत्पादन अनुपात, संगठन, ये आर्थिक में आते हैं। अनार्थिक में वैज्ञानिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, राजनीतिक घटक, धार्मिक घटक और सामाजिक घटक, ये आते हैं अनार्थिक में। निम्नलिखित में से कौन अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीयक प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है? तो इसमें था तेलों के क्षेत्रों में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्रों में सुधार और शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। लेकिन इसमें न्यायिक प्रणाली में सुधार नहीं था, इसलिए इसमें ये नहीं होगा। तो इसमें न्यायिक प्रणाली सुधार, अतः सी सही होगा। आप इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है। आप लोग चाहें तो ये व्याख्या पढ़ सकते हैं अब वीडियो पॉज करके। अगला प्रश्न, अब दूसरा चैप्टर देखते हैं। अब राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग चाहें तो ये व्याख्या पढ़ सकते हैं। मैं इसको आराम से ये व्याख्या पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रश्नों के नीचे की व्याख्या दी होती है। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, जब प्रश्न हल करेंगे तभी हम लोग व्याख्या भी देख लेंगे। आप लोगों का मन हो तो आप लोग रोक के वीडियो इसकी व्याख्या देख सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निरूपित करती है। राष्ट्रीय आय बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल ह्रास और प्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर राष्ट्रीय आय प्रदर्शित होती है। आगे दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप चाहें तो ये व्याख्या पढ़ सकते हैं। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप लोग ये व्याख्या पढ़ सकते हैं। साधन लागत पर एनएनपी के बराबर है। एनएनपी के बराबर है राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर एनएनपी के बराबर राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। ऊपर वाला प्रश्न घुमा के नीचे दे दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास। निम्नलिखित में, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखते हैं। एनएनपी बराबर एनजीएनपी माइनस घिसावट मूल्य सही है। एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशियों से प्राप्त अशुद्ध आय माइनस घिसावट मूल्य, ये भी सही है। अर्थात दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आप चाहें तो इसका ये व्याख्या पढ़ सकते हैं। 1 मिनट वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के बराबर होगी।
देश की राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। एक अगला प्रश्न है, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय वाई और CIGXM का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकार खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। मतलब राष्ट्रीय आय का हमें फार्मूला बताना है, तो राष्ट्रीय आय का फार्मूला क्या है? Y बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, जहाँ X माइनस M क्या निर्यात और आयात का अंतर है, और C उपभोग व्यय, I निवेश व्यय और G सरकारी खर्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? GDP गणना करने की विधि नहीं है, तो ह्रासमान लागत मूल्य नहीं है, बाकी ये तीनों है। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों द्वारा GDP की गणना होती है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, इसमें स्टार दिया गया है, तो इस प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाम मात्र GDP है। नाम मात्र GDP का मूल्य मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। नॉमिनल GDP जो है, GDP का मूल्य मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद GDP का मूल्य वर्तमान प्रचलित कीमतों पर किया जाता है, तब उसे नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नाममात्र GDP तथा वास्तविक GDP का अनुपात कीमत सूचकांक कहलाता है। आगे देखते हैं, 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय NI बराबर बाजार मूल्य पर NNP माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। इसका सही आंसर होगा B। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है ना, इसका बिना कंसेप्ट के इसको पढ़ने से समझ में नहीं आता, जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। आई होप कि आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर कर लिया होगा। ना किया हो तो आप लोग कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो असंगठित क्षेत्र राष्ट्रीय आय में एक समस्या के तौर पर देखा जाता है, और अल्प रोजगारी और बचत का निम्न स्तर मुद्रास्फीति ये समस्या नहीं है, इसकी गणना हो सकती है। हम लोग इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय की गणना करने का कोई भी उचित उपकरण या तरीका उपलब्ध न होने के कारण भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में संगठित क्षेत्र एक समस्या है। अगला प्रश्न है, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल ह्रास। गलत, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल ह्रास होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल घरेलू उत्पाद नहीं, राष्ट्रीय आय बट्टे कुल राष्ट्र की कुल जनसंख्या, ये भी गलत। विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये क्वेश्चन ये तो सही हो सकता है, लेकिन उपरोक्त में से इसमें से कोई सही नहीं, इसका D होगा। आप लोग जो है इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, जिसमें से स्थिर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल ह्रास, वहां पर प्लस जोड़ा गया था। प्रति व्यक्ति आय एक राष्ट्र या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसी क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने और आबादी के जीवन स्तर की गुणवत्ता को मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। किसी राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित किया
जाता है। वहां पे क्या दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था शुद्ध घरेलू उत्पाद। और अगला है, किसी देश के घरेलू उत्पाद का व्यापक मापक होता है और उससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है, परंतु विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पादन की अपेक्षा बेहतर मानक है, क्योंकि इसमें से घिसावट मूल्य हटा दिया जाता है, जिससे वास्तविक अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। जब इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। जब व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर भुगतान तथा गैर कर भुगतान को घटा दिया जाता है, तब व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बचती है। आता है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय परिवार की समस्त आय का अंश होता है, जिसके एक अंश को वे उपभोग कर सकते हैं और शेष को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक दी गई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। सी सही होगा। यदि दी गई इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। यदि दी गई समय अवधि में कीमतों और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर वास्तविक आय परिवर्तित रहेगी। वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय के प्रति संतुलित कर देंगी, जिससे वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो विश्व बैंक में वित्तीय सहायता की वृद्धि, इसको ध्यान में न रखते हुए बाकी तीनों ऑप्शन को ध्यान में रखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, इनको देखा जाता है, इसको नहीं देखा जाता। तो आंसर बी सही होगा। निम्नलिखित भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने जो है जन उन्मुखी होना, इन्होंने अर्थव्यवस्था को जन उन्मुखी होना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो ये नीचे के दो तीन चार ये तीनों सुझाव दिए थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। पहला नहीं होगा, इसे वस्तु उन्मुखी होना चाहिए, नहीं, उन्होंने बताया था इसे वस्तु उन्मुखी से जन उन्मुखी होना चाहिए। हम लोग आगे देखते हैं। ये व्याख्या भी दी हुई है, आप लोग इसके व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अगला 18 नंबर प्रश्न है, एक विचार की भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तु से अधिक ध्यान व्यक्ति पर देना चाहिए। ये किसने व्यक्त किया था? ये व्यक्त किया था अमर्त्य सेन जी ने। अभी हम लोगों ने देखा था ना, ये वही प्रश्न को हम लोगों को दूसरे तरीके से दिया हुआ है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये जीडीपी से संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जीडीपी से संबंधित है। आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है। समानता आर्थिक विकास स्फीति के साथ, मतलब इन्फ्लेशन के साथ थोड़ी बहुत तो महंगाई होनी चाहिए। इसकी व्याख्या पढ़े। आर्थिक विकास के साथ साथ समानता वस्तु की मांग के साथ आय में भी वृद्धि होती है। इसी कारण आर्थिक विकास समानता स्फीति इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता जाता है। आगे देखते हैं। निम्न कारणों से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है।
कीमत की तुलना में मजदूरी कम है। कीमत की तुलना में मजदूरी कम है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना। कीमत वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण है, जिस कारण मजदूरी में यदि वृद्धि होती भी है तो भी परिणाम लाभ कम होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आर्थिक विकास जो है संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक विकास, संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि से मतलब सकल घरेलू उत्पाद। संपोषी विकास मतलब पर्यावरण सतत विकास। और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी हुई है। तो इस 2010 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न के अनुसार तो दोनों सही हैं, नहीं केवल एक सही है। इस प्रश्न के अनुसार केवल बी सही है। तो इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि 2010 का प्रश्न है। कथन 1 असत्य है क्योंकि विगत 1 दशक में भारत में जीडीपी के 4 गुना वृद्धि नहीं हुई। दूसरी ओर कथन 2 सत्य है क्योंकि विगत दशक में जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा कम हुआ है, जबकि निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है। निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है, न कि कम हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला तेजी बृहत स्तर पर बढ़ती हुई आय, उत्पाद एवं रोजगार के साथ उच्च स्तर का व्यवसायिक क्रियाकलाप पहले से मिला हुआ है। सुस्ती का मतलब धीमी गति के व्यवसायिक कार्य क्रियाकलाप के साथ आय, उत्पादन एवं रोजगार में क्रमशः गिरावट, तो ये भी मिला हुआ है। मंदी क्या होती है? अल्प रोजगार एवं रोजगारी का अभूतपूर्व स्तर, आय, उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र गिरावट, तो ये भी इसमें मिला हुआ है। सुधार, मूल्य, आय, उत्पादन एवं रोजगार के समान स्तर में लगातार वृद्धि, तो ये भी मिला हुआ है। इसलिए आंसर ए होगा। आप लोग चाहें तो रोक के इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम पढ़ने बैठेंगे ना तो बहुत लंबी वीडियो है, इसमें 100 प्रश्न से ज्यादा, इसलिए हमें जल्दी प्रश्न करने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सही सम्मिलित क्या है ये देखना। तो मेल्ट डाउन मतलब होता है स्टॉक कीमतों की गिरावट, तो पहला सही है। बाकी मंदी, रिसेशन, सर्वाधिक दर की गिरावट नहीं। स्लो डाउन, सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट नहीं, तो ये दोनों गलत है। पहला ही ऑप्शन मिला हुआ है। इसको हम लोग पढ़ लेते क्योंकि ये आगे प्रश्न आ भी सकता है। तो मल्टी डाउन प्रतिभूति एवं बंधन पत्रों की गिरावट की स्थिति है, जबकि मंदी व्यवसायिक एवं औद्योगिक चक्र के संकोचन की स्थिति है। और स्लो डाउन आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान स्थिति है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय आर्थिक नीति के अंदर और बाहर दोनों ओर से अत्यधिक आलोचना हो रही है। आलोचना अधिकांश आदर्शों के भेदों पर आधारित है। ये 1991 के प्रश्न की जो नीति थी ना एलपीजी, उसके अनुसार है। ये दोनों सही है। उतनी समय जो है आलोचना हो रही थी, इसलिए कारण ए और कारण 2 दोनों सही है। इसको चाहे तो आप हम लोग पढ़ भी सकते हैं। भारत द्वारा वर्ष 1991 से नई आर्थिक नीति जो मुख्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित है, को अपनाए जाने की आलोचना जारी रही। विश्व के विकसित देश नए आर्थिक नीतियों के समग्र एवं निश्चित समय में न अपनाए जाने के कारण जहां भारत सरकार की आलोचना कर रहे थे, वहीं भारत के भीतर उसकी आलोचना इस आधार पर हो रही थी कि नई आर्थिक नीति के कारण भारत पूंजीवाद का अंगीकरण कर रहा है तथा संविधान में उल्लिखित समाजवाद के पथ से विचलित हो रहा है। वस्तुतः ये आलोचना आदर्शों के मतभेद पर ही आश्रित है। ये 2002 में प्रश्न पूछा गया था। अगला देखते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी उदारवादी
वैश्वीकरण और निजीकरण उपरोक्त सभी। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो आर्थिक उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अगला प्रश्न है, भारत भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही होगा, संरचनात्मक समायोजन क्रम, बहुपद क्रम, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम। तो इसका आंसर बी सही होगा। हम लोग एक बार आंसर देख लेते हैं, बी सही होगा। इसका आंसर क्या सही होगा? बी। संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद क्रम प्रक्रम, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। अगला हम लोग देखते हैं 31वां प्रश्न देखते हैं। निम्न भारतीय, इसको आप लोग चाहें तो इसको पढ़ लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसे ही बनी रहने का एक कारण है निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की जीडीपी में कई गुना वृद्धि तथा जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में योगदान में वृहद परिवर्तन के बावजूद भारत की व्यावसायिक संरचना कमोबेशन स्थिर बनी हुई है। इसका प्रमुख कारण निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा की तरफ उन्मुख रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था का वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करता है? तो वास्तविक क्षेत्र मतलब किसान का अपना फसल काटना, ये वास्तविक क्षेत्र है। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास के कपड़ों में बदलना, ये भी वास्तविक क्षेत्र है। ये ए और दो। और नीचे किसी वाणिज्यिक क्षेत्र का विकास का किसी व्यापार कंपनी का धन राशि उधार देना, ये नहीं है। तो प्रश्न सही होगा, ऑप्शन सही होगा 1 और 2। 1 और 2 प्रश्न सही होगा, तो इसका आंसर ए सही है। इसके हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस व्याख्या से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है। किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र से तात्पर्य फर्मों, घरों, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगी अन्य एजेंसियों से है, जबकि वित्तीय क्षेत्र से तात्पर्य धन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के गतिमान करने से है। अतः किसानों द्वारा अपनी फसल काटना और कपड़ा मिलों का कच्चे कपास के को कपड़ों में बदलना वास्तविक क्षेत्र से संबंधित है, जबकि किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनियों को धनराशि उधार देना तथा किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल ब्रांड जारी करना वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है ये नौकरशाह। बाकी पूंजी एवं संचयन तथा तकनीकी सुधार, ये तो आर्थिक विकास का कारक है। जनसंख्या में परिवर्तन, ये भी है। विशेषीकृत क्रियाएं, गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये भी है। क्या नहीं है? नौकरशाह या तकनीकी विद। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? आर्थिक वृद्धि का परिचायक वार्षिक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ये आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अभी 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ये इसका ऑप्शन बी होगा, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में वृद्धि। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? प्रति व्यक्ति आय से।
अगला देखते हैं, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की उच्च दर का संकेत नहीं करती। यदि यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, तो निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास का संकेत नहीं होता। या आप चाहें तो इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो ये इसका होगा मूल स्तर की वृद्धि दर का, मूल स्तर की वृद्धि दर का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप चाहें तो इसका पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1867 से 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। अगला प्रश्न है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे PS महालनोबिस। आप पढ़ लीजिए, ये मुझे आ नहीं रहा है। PS महालनोबिस। अगला हम लोग देखते हैं। कोई होता है ना, कोई शब्द नहीं आता है पढ़ने में, तो मुझे माफ कर दिएगा, आप लोग समझ तो गए ही होंगे। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? वो थे VKRV राव। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पहले ये केंद्रीय था, अब NSO हो गया है। पहले CSO और NSSO दो अलग अलग थे। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आय जैसे सकल और शुद्ध राष्ट्रीय आय, GDP, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि के ताजा अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह कार्यालय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO व राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को विलय से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बना। इससे पहले राष्ट्रीय आय के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO जारी करता था। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन मई 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय क्या संस्थान जारी करती है? इनमें से एक से अधिक हो सकती है। NSSO और CSO को मिला के बना है इनको मिला के बना है NSO तो कहीं है नहीं, इससे E ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, स्टार लगाओ, यही प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन कौन करता है? तो NSO करता है। अगला ये भी वही क्वेश्चन है और ये भी वही क्वेश्चन है। हम लोग इसको छोड़ के हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये भी छोड़ के हम लोग अब 50वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है, तो वही आधार वर्ष होता है। अब तो आधार वर्ष बदल गया है, तो हम लोग देखते हैं। पहले 2011-12 था, अब नया आधार वर्ष आ गया है। तो GDP के लिए अब हम लोग अब भारत में 2022-23 का आधार वर्ष कर दिया गया है, और CPI के लिए 2024 और IIP के लिए 2022-23। इसको याद रखिए, नए आंकड़े हैं। अब इसी के अनुसार जो है पेपर बनेगा, ये पेपर में पूछ सकता है, इसलिए जरूर याद कर लीजिएगा। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के मापन में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया? तो आधार वर्ष एवं गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया। ये वैसे तो 2013 का है, लेकिन ये प्रश्न अभी रिपीट हो सकता है, क्योंकि अभी फिर से बदलाव किया गया है ना।
जो भी ये आंकड़े वाले हैं ना, ये इनको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वर्तमान में कोई मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। अब हम लोग नए आंकड़े जब आएंगे उसके हिसाब से हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। तो ये तो तो सही है। और दो कारण क्या है? वर्तमान भारत में सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही नहीं। सरकार सूक्ष्म और बृहद दोनों विषयों में ध्यान केंद्रित कर रही है। तो हम लोग इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। भारत सरकार सूक्ष्म आर्थिक विषयों को साथ साथ बृहद आर्थिक विषयों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए कारण गलत होगा। इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसको पढ़ने का कोई पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। ये भी इसको भी हम लोग काट देते हैं, ये भी नहीं पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा डाटा है, डाटे वाले क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब हम लोग प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। हम लोग वो प्रश्न पढ़ेंगे जो रिपीट हो सकते हैं। ये भी नहीं पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आपको सही लगे, लेकिन इसका पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसको पढ़ लेते हैं। ये 2024 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दरों की कीमतों पर ऋणात्मक रही? तो वह था 2020-21, जब कोरोना काल था तब। 2020-21 ये ऋणात्मक रहेगी। और सर्वाधिक पूछे तो था 2023-24 में। ये प्रश्न हम लोग छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। ये वाला प्रश्न करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। इसमें डी, ना तो 1 ना तो 2। कारण देख लेंगे हम लोग, क्यों नहीं। इसका कारण तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। तो इसमें प्रश्न के तहत विगत 5 वर्षों के आधार पर 2004 और 5 के मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि इस प्रकार थी। तो पहले ज्यादा फिर कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, मतलब बढ़ी नहीं थी। और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 के संदर्भ में देख लेते हैं। तो इसमें भी कहीं बढ़ी कहीं घटी। तो इसमें तो थोड़ी वृद्धि भी हुई, इसलिए विकल्प आंकड़ों के आधार पर विकल्प डी सही हो सकता है। मतलब आज अगर ये प्रश्न पूछा था तो विकल्प डी सही होगा। विगत वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी। तो प्रति व्यक्ति आय सतत रूप से बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय सतत रूप से बढ़ी है, ये नहीं बढ़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न है, पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपए सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा। तो केवल बी सही होगा। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये 2021 का प्रश्न था। अभी हमारे कोई किसी काम का नहीं। ये भी और देखते हैं जल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। पिछले दशक में बाजार कीमत पर रुपए में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो इसमें केवल
बी सही, दो सही होगा, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसलिए केवल बी सही, ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा हम लोग अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में वास्तविक विकास दर के ये तो IMF के अनुमान के आधार पर माना गया था। तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें डी होगा लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो ये भी करंट का है, इसको भी छोड़ देते हैं। इसमें जो भी है ना सब करंट के, तो इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, क्योंकि 3-4 बार रिपीट हुआ है लगातार। देख लेते हैं 1998 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर है तो 6.5%। 1990 से 2000 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक समृद्धि दर वर्ष 2005 से 6 के मध्य आकी गई, तो 8 से 9%। 8 से 9%। ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो, लेकिन देखिए अब 2014 में यूपीपीसीएस आरआई में मेंस में पूछा गया, तो हो सकता है ये रिपीट हो जाए, इसलिए हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र सब सेक्टर की वर्ष 2008-19 की तुलना में वर्ष 2019-10 में ऋणात्मक वृद्धि दर रही है? तो इसका ये 2019-18 में इसका कोई महत्व नहीं है, इसको हटा देते हैं हम लोग। ये भी इसको भी हटा देते हैं। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जिनका करने से कोई महत्व नहीं है, हम लोग उनको करेंगे क्या फायदा, वो आएंगे है नहीं, इसलिए समय बचाना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब हटा देते हैं। ये वाला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 90 से 97-98 वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति है। निकट भुगतान में सार्वजनिक निवेश में कमी आई। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए बी की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी। ये जो करंट के आधार, इकोनॉमिक्स में ज्यादातर करंट आधारित ही प्रश्न होते हैं। इसको भी देख लेते हैं। पिछले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची औसत सकल राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि दर पर पहुंच गई है। इस अवधि में बचत अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। इसमें ए और दोनों व्याख्या करते हैं, इसलिए एक आंसर सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है, फिर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। इसमें चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश दिया गया 2023-24 आंकड़े, लेकिन 25-26 के आंकड़ों में तीसरा है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। हम एक बार डाटा चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में वर्ष 1998 प्रतिव्यक्ति आए, इसको भी रहने देते हैं। ये भी हमारे लोगों के प्रश्न और एग्जाम में नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा, इसको भी रहने देते हैं। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो नहीं आने होते हैं, तो हम लोग क्यों करें। इसको एक बार इसको देख लेते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय किस भारतीय राज्य में सबसे कम है? तो सबसे कम बिहार में है। तो इसका डाटा देख लेते हैं। इसकी व्याख्या प्रश्नगत तथा आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भी विकल्प ए सही है। अर्थात आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 के संदर्भ में वर्तमान कीमतों पर विकल्पगत राज्यों का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद इस प्रकार है। पहले बिहार का सबसे कम, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आकी गई है? तो बिहार। आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक पहले सिक्किम में, उसके बाद गोवा में। इसमें देख लीजिए 2025-26 के अनुसार विगत वर्ष 2023-24 में देश की सिक्किम की औसत प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक रही
इसके बाद गोवा का स्थान रहा। इसमें सिक्किम तो है नहीं, इसलिए गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी रहने देते हैं क्योंकि ये 2011 के अनुसार से पूछा गया था, लेकिन इसकी व्याख्या जरूर पढ़ लेते हैं। एक बार चलो पढ़ ही लेते हैं। मार्च 2011 में भारत सरकार द्वारा प्रसारित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य संगीत क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 2009-10 के दौरान अधिकतम थी? तो इसमें सी गोवा में है, गोवा में थी। देखते हैं आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 की देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद राज्य सिक्किम रहा, जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू बिहार रहा। ये तो ऊपर ही वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसके हिसाब से कर्नाटक। प्रश्न के हिसाब से कर्नाटक। इकोनॉमी में सबसे ज्यादा करंट के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इससे हम लोग को ये प्रश्न देख के हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स से हम लोग जो करंट का डाटा है, करंट में क्या चल रहा है इकोनॉमिक संबंधित, हमें उसको देख के जाना है। निम्नलिखित में से ये भी रहने देते हैं, ये भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी अभी हम लोगों ने देखा, इसको भी रहने देते हैं। तो ये वाला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यद्यपि 1997 के बाद भी अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृष्ट सुधार नहीं हुआ है। भारत की जनता का काफी बड़ा भाग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये बात तो सही है, भारत की बहुत बड़ी अभी भी जनसंख्या है जो गरीबी रेखा से नीचे है। तो पहला तो गलत होगा, लेकिन दूसरा सही है। कारण कथन गलत है, क्योंकि यद्यपि 1947 के बाद भी अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुआ। तो ऐसा तो नहीं है, बहुत गुना भी नहीं बढ़ी और प्रति व्यक्ति आय में थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ ही है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण संबंधित हैं? किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर है और वैज्ञानिक कृषि के आधार में कार्य ज्ञान नगण्य है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे यहाँ तकनीक का उपयोग बहुत कम है कृषि में। विनिर्मित उत्पादन की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। बिल्कुल सही, प्राथमिक उत्पादों का जो मूल्य वो कम होता है। गांव में 10 रुपए किलो आलू मिल जाते हैं। उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम होता है। तो बिल्कुल सही, कृषि में निवेश भी कम होता है। तो ये तीनों ही कारण सही हैं। आगे देखते हैं, ये वाला भी देख लेते हैं। 91 है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाती? तो यह है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। इसके हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। पूंजी उत्पादन अनुपात किसी अर्थव्यवस्था में एक इकाई उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था का पूंजी उत्पादन अनुपात अधिक होता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि उत्पादन प्रक्रिया कम दक्ष है, अर्थात एक इकाई के उत्पादन हेतु अधिक पूंजी का उपयोग होता है। इसके विपरीत निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता को दर्शाता है, क्योंकि कम पूंजी के प्रयोग द्वारा ही एक इकाई उत्पादन की जा सकती है। यदि अर्थव्यवस्था में उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है, तो उस अर्थव्यवस्था में अधिक बचत का अधिक निवेश से भी अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रत्येक इकाई के उत्पादन में अधिक पूंजी निवेश करना होता है। ये 90 वाला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। वही प्रश्न है, ऊंची पूंजी उत्पादन अनुपात। वही प्रश्न जो हम लोगों ने नीचे व्याख्या पढ़ी, ये भी वही प्रश्न था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है। तो सबसे पहले उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, ये भी है। जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, ये भी है। पूंजी निर्माण की ऊंची दर, वित्तीय घाटे की ऊंची दर। तो पूंजी निर्माण की ऊंची दर ये भी है। और पूंजी निर्माण की ऊंची दर, इसमें तो डी बता रहा है। डी मतलब 1 और 2, सिर्फ 1 और 2, 1 और 2 ही सही है। इसमें डी है। पूंजी निर्माण की ऊंची दर ये नहीं, ऑप्शन में ये नहीं है। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या सीधा पढ़ लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के 2 प्रमुख कारण हैं। धीमी वृद्धि के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात तथा जनसंख्या वृद्धि की उच्चतम दर में वृद्धि के बावजूद जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में अनुपातिक रूप से तेजी वृद्धि नहीं हो पाती है। पुनः है पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा होने के कारण प्रति इकाई उत्पादन की लागत बढ़ती है। फलस्वरूप जीडीपी में तीव्र वृद्धि नहीं हो पाती। इसकी परिणति प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि के रूप में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश नंबर 1। अपर्याप्त अधोसंरचना सुविधाएं, बिल्कुल, अब तो तब भी हो गया है। और बी दूसरा है साहसीपन का अभाव, बिल्कुल, साहसीपन का अभाव भी इसका कारण है। तो होगा 1, 3, 2, 1, 2, 3, तो बी आंसर सही होगा। कृषि का आधुनिकीकरण, ये तो उत्तर प्रदेश को अच्छा करेगा, ना कि उसका पिछड़ापन का कारण है। आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि एक्स देश में पूंजी निर्माण होता है। अगर पूंजी निर्माण होगा तभी तो आर्थिक समृद्धि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निकटतम भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस तत्व से मिल सकता है? ये देश में श्रम शक्ति का तीव्र गति से कौशल विकास किया जाए। श्रम शक्ति का अगर तीव्र गति से कौशल विकास होगा तो ऑटोमेटिक आर्थिक समृद्धि दर बढ़ेगी। तो इसके हिसाब से तो यही होना चाहिए। और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या सही है। प्रश्न के अनुसार तो यही होना चाहिए। तो सी में देखते हैं क्या था। सी में था, कहाँ गया? सी में अभी सभी अवरुद्ध या रुके हुए उत्पाद प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन किया जाए। इसमें बी नहीं होगा, इसमें सी होगा। ये भारत की में निकट भविष्य में 8% या अधिक समृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोगी तत्व का कारक से मिल सकता है। सभी अवरुद्ध या रुके हुए उत्पादक प्रोजेक्टों या क्रियान्वयन का किया जाए। यह देश में श्रम शक्ति का तीव्र गति से कौशल विकास किया जाए। तो वैसे तो दोनों सही हो सकते, लेकिन इसमें सी दिया गया तो हम लोग सी ही को लगाएंगे। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या से हमें समझ में आ जाएगा। तो व्याख्या है, भारत में निकट भविष्य में 8% का या अधिक वृद्धि के लिए सर्वाधिक सहयोगी सभी अवरुद्ध या रुके हुए उत्पादक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करके प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि अन्य कारक जैसे वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने, श्रम शक्ति या कौशल विकास करके और व्यापार की प्रक्रिया को सरल करके भी इसमें दीर्घकाल में वृद्धि की जा सकती है। हालांकि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया गया था। तो ये प्रश्न ही गलत था, इसमें ऑप्शन और होने चाहिए थे। प्रश्न है, निम्न कारणों में से कौन कारण भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है? तो जनसंख्या में तेजी बढ़त, बिल्कुल सही, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मूल्य में भारी बढ़त भी है। कृषि और तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास
की में धीमी गति ये भी है। तो प्रश्न तो 1 2 और 3 तीनों है। विदेशी विनियमन की अनुपलब्धता इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी विनिमय की उपलब्धता में भारत की 5वीं रैंकिंग है। आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसकी लेकिन व्याख्या पढ़ लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भी दशक 2001 से 2011-12 के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उच्चतम दर वर्ष 2007-8 में थी 37.8%, और 2010 और 11 में 2023-2024 के मध्य सर्वाधिक बचत वर्ष 2010 और 11 36.9 की गई थी। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 तथा 2022-23 तथा 2023-24 दोनों समयावधि हेतु में सकल घरेलू बचत की दर 30.7% रही। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर वर्तमान किस पराशर में अंकित की जाती है? तो 30 से 35, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ना 2025 के अनुसार 30.7%, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसको भी रहने देते हैं, ये इसका भी कोई मतलब नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी कोई मतलब नहीं। एक से एकवां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो सबसे ज्यादा योगदान घरेलू क्षेत्र, इसके अनुसार से घरेलू क्षेत्र है प्रश्न के अनुसार। प्रश्नकाल तथा आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भी सकल बचत का सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र का ही है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में सकल बचत में सर्वाधिक हिस्सा क्षेत्र घरेलू क्षेत्र का 18.1% था। उसके बाद तो निजी क्षेत्र का 10.7% और सार्वजनिक क्षेत्र का 2% हिस्सा था। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में बचत में भागीदारी के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत में भागीदारी बढ़ रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बचत की भागीदारी बढ़ रही है, क्योंकि आपने देखा ना निजी क्षेत्र में 10.7% है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भागीदारी बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का भारत में सकल घरेलू बचत में सर्वाधिक हिस्सा है? तो वह है भौतिक परिसंपत्तियों का। इसमें पूरा आंकड़ा दिया हुआ है। 2024-25 के अनुसार सबसे पहले भौतिक परिसंपत्तियों में बचत, फिर सकल वित्तीय बचत, कम वित्तीय देनदारी, स्वर्ण एवं रजत के आभूषणों के रूप में बचत और घरेलू बचत। तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक देखे। अगले हम लोग हर क्लास में 2-2 टॉपिक करके देखेंगे, लेकिन इसमें तो प्रश्न कम है। अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रश्न कम, 3-3, 4-4, 450 तक प्रश्न है, लेकिन उनमें से हम लोग सब नहीं करेंगे। हम लोग वो करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा तो करंट से रहता है, तो करंट का करने का कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ वो प्रश्न देखेंगे और ये समझ लेंगे कि इन प्रश्नों से ऐसे प्रश्न आ सकता है करंट से, तो हम लोग उसको करंट से सॉल्व करेंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी हो आप बताइएगा, और जो भी कमी रह गई हो तो कमी तो रह ही जाती है, तो आप हमें वो भी बताइएगा। अब मैं सुधारने की बहुत कोशिश करूंगी। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।